गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर एस सर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं, और आप आगे इन फ्यूचर कोई एग्ज़ाम देखने जा रहे हैं तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा आप इस सेशन को। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, तो डोंट वेस्ट टाइम। बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए आप साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केस्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोगाणु बैक्टीरियल पैथोजन के कारण होता है। बैक्टीरियल इट मीन्स जीवाणु। तो आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। देखें, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब लोगों को, कोविड-19। कोविड-19 तो एक सब लोगों को पता है, आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो एक कोविड-19 बीमारी एक वायरस से रिलेटेड बीमारी होती है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है डेंगू। तो डेंगू फीवर भी एक वायरस से रिलेटेड ही बीमारी होती है, तो ये भी आप लोगों का कट हो जाएगा। और नेक्स्ट आप सब लोग जानते हैं एड्स भी आप लोगों के एक वायरस से रिलेटेड बीमारी होती है। लास्ट वन आप लोगों के पास बच जाता है टाइफाइड ज्वर, यानी टाइफाइड जो होता है वो आप लोगों के एक बैक्टीरियल पैथोजन है। टाइफाइड को हम मियादी बुखार या बहाव या मोतीजरा के नाम से भी जानते हैं, जो फूड पॉइजन की वजह से इसका वायरल होता है या ये एक दूसरे में फैलती है। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब जो आएगा वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है, द ट्विंकिंग ऑफ ए स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। तो तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। आप जल्दी सी ऑप्शन पे क्लिक ऑन करिएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो आप सब लोगों ने लाइट का चैप्टर पढ़ रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तमाम एग्जाम की दृष्टि से। जो लाइट यानी प्रकाश का पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ये तो आप लोगों का गलत ऑप्शन है बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं सेकंड वन, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो यहां से भी ये नहीं होगा, ये भी गलत आंसर है एकदम। नेक्स्ट है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, एकदम बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स, ये किसकी घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की। इसको इंग्लिश में आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो इसका एकदम सही जवाब आप लोगों का चला जाएगा, C1 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड वन, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आंसर है वो आप आंसर भी करते रहें और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और IMP भी है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप जो इन फ्यूचर एग्जाम देखने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग सेशन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं थर्ड वन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टैटूइंग। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास दे रखा है वर्णंधता। तो वर्णंधता तो आप लोगों का ये तो गलत आंसर हो जाएगा, ये तो एक जेनेटिक डिजीज होता है, एक दूसरे में आप लोगों को पता है ये नहीं वायरल होता है, ये हम माँ के पेट से ही साथ लेकर आते हैं, उन बीमारियों में से है, यानी कि ये अनुवांशिक बीमारी है जेनेटिक डिजीज। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है यकृत शोथ। तो यकृत शोथ आप सब लोगों को पता है हेपेटाइटिस को कहते हैं या इसको हम पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों का कट हो जाएगा ऑप्शन, ये भी आप लोगों का ऑप्शन कट हो जाएगा, ये गलत बात है। ये आप लोगों का एक संक्रामक बीमारियों में से एक है जो आप लोगों के फूड पॉइजन से होता है। और
आप लोगों के टैटूइंग से ये नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड वन है आप लोगों का एड्स, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा एड्स। एड्स बीमारी जो होती है टैटूइंग से आप लोगों के एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। साथ ही साथ इसका संक्रमण है वो यौन संबंध से भी फैल जाता है, इसका संक्रमित रक्तदान से भी संक्रमण फैलता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों का जवाब क्या होगा, केवल ओनली वन, नहीं ये तो गलत आंसर है। उसके बाद सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड भी ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों के पास है सी ऑप्शन है 1 और 2, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 1 और 2। लास्ट वन ऑप्शन है ये सभी नहीं, इसका ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओनली इसमें जो होगा वो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हाल ही फिलहाल में कोई भी एग्जाम आप देखने जा रहे हैं, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग सेशन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जेनेटिक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आंसर करिएगा, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जेनेटिक? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक रोग है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप लोगों को सेलेक्ट करना है जो आनुवांशिक रोगों में से एक है। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एकदम सही जवाब हो जाएगा। हीमोफीलिया आप लोगों का एक आनुवांशिक रोग होता है, हीमोफीलिया एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें कहीं से भी आप लोगों के कट जाने पर रक्त का थक्का एक प्रॉपर टाइम पर नहीं बन पाता है, अविरल रक्त बहता रहता है, और इसको हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, यानी शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस आप सब लोगों को पता है, टीबी रोग जो होती है एक बैक्टीरियल डिजीज है जो अनुवांशिक रोगों की कैटेगरी में नहीं आती है। कैंसर भी आप लोगों को पता है अनुवांशिक रोग नहीं होता है। और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप लोगों का एकदम सही जवाब जाएगा, A1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आप नज़र बाहर निकालेंगे आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से पूछा गया है। सुनिए बच्चा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? आप सब लोगों को पता है बी व सी विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन बच जाते हैं वो फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसका आप लोगों को ट्रिक भी पता होता है कि मोटा कीड़ा आप लोगों को पता है किसमें घुलनशील होता है? मोटा कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, सब लोगों को पता है। मोटा कीड़ा से आप लोगों का हो जाएगा एस कीड़ा से ए विटामिन हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो ये सब फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं। बाकी जो बच गए हैं बी व सी वो वाटर के साथ सोल्यूबल है, इट मीन्स पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो देखिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पे, रूबेला वायरस का कारण है। रूबेला वायरस का कारण है, रूबेला वायरस इज द केस ऑफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और जवाब कर दीजिए। रूबेला वायरस का कारण है, रूबेला वायरस इज द केस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास खसरा। दूसरा, यानी रूबेला एक वायरस का नाम है जो किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे आप लोगों को पता है कोरोना कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HIV एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही रूबेला वायरस जो है वो किस बीमारी से रिलेटेड है?
तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कसरा। कसरा जो होता है उससे रिलेटेड है रूबेला। छोटी माता चिकन फॉक्स आप लोगों को पता है, इससे नहीं होगा। कंटमाला रोग मम्पस भी बोलते हैं, ये इससे नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं है तो वैसे ही गलत है। तो आप लोगों का इसमें एकदम सही जवाब चला जाएगा मिजल्स, इट मीन्स कसरा बीमारी। तो काफी आसान है, इतना हार्ड है नहीं, लेकिन जरूरत है पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर तैयारी करने की। कोई भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। यदि आप लोगों में इंटरेस्ट है और विदाउट स्ट्रेस आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों का सिलेक्शन है बच्चा। टाइम देंगे तो अपने आप टैलेंट आ जाएगा इन चीज़ों में। नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन की। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, बीमारियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप सब लोगों को पता है वनडे एग्जाम में, ऑलमोस्ट कंपटीशन एग्जाम का कॉमन पॉइंट होता है बीमारी और ह्यूमन डिजीज। जो बीमारियों का चैप्टर है वो तमाम एग्जामों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए बच्चा, आप लोगों के 7th नंबर क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से दांत की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? एक रिंग वर्म डिजीज इज केस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दांत जो है वो किसके कारण है या किससे रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल, इसका कारण कौन बनता है दांत के लिए? प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ, विषाणु जनित यानी वायरस रिलेटेड, और फंगल यानी कि आप लोगों के फफूंद या कवक से रिलेटेड। तो आप लोगों ने बीमारियों का अध्ययन कर रखा है, बीमारियां आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो एकदम सही जवाब चला जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि फंगल रिलेटेड बीमारी होती है डिजीज जो दांत आप लोगों का है। इस प्रकार की रिंग नुमा संरचना अपने स्किन पर बन जाती है, इसलिए इसको रिंग वर्म डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो फंगल रिलेटेड डिजीज होगा माय डियर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है वो है 8 नंबर का, और काफी बार आप लोगों के एग्जामों में सामने रह चुका है ये क्वेश्चन। प्रोटीन के उत्पादन में मूल इकाई है, प्रोटीन के उत्पादन की मूल इकाई है। देख पा रहे हैं आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन। द बेसिक यूनिट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए कट हो जाएगा, डीएनए कोई जवाब नहीं है इसका, एकदम गलत आंसर है। नेक्स्ट आरएनए, इसका कोई जवाब नहीं है। एमिनो एसिड एकदम करेक्ट जवाब जाएगा। एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं बच्चा, वो आप लोगों के प्रोटीन की छोटी इकाई होती है, यानी वह सूक्ष्म इकाई जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे अपने मानव शरीर के लिए अपन बात करें तो सेल्स सबसे छोटी इकाई होती है जिससे अपना इतना बड़ा शरीर बना है। जैसे हम लोग आप लोगों से बात करें पदार्थ के लिए परमाणु छोटी इकाई होती है, अपने ब्रेन के लिए न्यूरॉन्स छोटी इकाई होती है, आप लोगों के गुर्दे के लिए नेफ्रॉन होता है, गुर्दे के लिए हेपेटिक सेल होती है, और किडनी के लिए आप लोगों का न्यूरॉन्स जो सेल होता है वो दिमाग के लिए, और गुर्दे के लिए होता है आप लोगों का नेफ्रॉन, आप लोगों का न्यूरॉन, हेपेटिक सेल। ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे ब्रेन के लिए न्यूरॉन सेल्स हो गया, लीवर के लिए हेपेटिक सेल हो गया, गुर्दे के लिए न्यूरॉन सेल हो गया। तो ये छोटी इकाइयां होती है जिनसे ये इतने बड़े पार्ट्स बनते हैं। तो प्रोटीन, कितने प्रोटीन, एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड लगते हैं? तो 20 एमिनो एसिड बराबर आप लोगों का हो जाता है एक प्रोटीन तैयार। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, जिससे 10 हम लोग अपनी बॉडी में ऑलरेडी रखते हैं और 10 हम लोग बाहर से लेते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोटीन की उत्पादन में मूल इकाई, यानी उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी छोटी इकाई होती है, आप लोगों को ध्यान रखना बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और ध्यान से आंसर कर दीजिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग और जवाब करिए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। सो प्लीज, ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, आप जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। और आज की डेट में ये पुराना सवाल है, इतना बूढ़ा हो गया पूछते पूछते। ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, यानी विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? आलू, पोटैटो, पोटैटो में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए नहीं होता है पोटैटो में। प्रमुख स्रोत पूछ रहा है, प्याज, ऑनियन में भी नहीं होता है। और आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन है गाजर, गाजर एकदम सही जवाब जाएगा। कैरेट जो होता है
वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, जो है बच्चा आप लोगों को पता है रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन ए का। और इससे आप लोगों की आई यानी कि आंखें डिसऑर्डर्ड हो जाती है, ये चीज भी ध्यान रखना है। इसको इम्यून विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये फैट के साथ सोल्यूबल होता है यानी कि वसा में घुलनशील होता है। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है 10th नंबर का 10वां क्वेश्चन, देखिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? बहुत बार एग्जामों में आता है, ध्यान से पढ़िए बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डैमेज बैक्टीरिया इन स्टोमक इट मीन्स पेट। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है H2SO4। H2SO4 यानी कि इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इसका यूज तो आप सब लोगों को पता है, वाहन की बैटरी में किया जाता है। वाहनों की बैटरी में किसका यूज किया जाता है? तो H2SO4 का यूज किया जाता है। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है MgOH यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बच्चा आप लोगों का कोई एसिड तो है नहीं, ये तो बेस है। आप लोगों को पता है जिनके साथ OH लगा होता है वो बेस यानी कि क्षार होते हैं। तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया, ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। इन दोनों में से आप लोगों को जवाब करना है। NaCl आप लोगों का होता है बच्चा सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग लूण या नमक के नाम से भी जानते हैं। इसका जनरल या साधारण नाम जो होता है वो लूण या नमक होता है। और इसका जवाब जो सही जाने वाला है वो एकदम सही जवाब जाएगा डी ऑप्शन यानी कि HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोगों को ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका यूज आप लोगों को पता है, हम शौचालय की सफाई करने में या टाइल्स जो होते हैं, टाइल को साफ करने में जो एसिड का बोतल लेकर आते हैं उसमें HCl ही होता है। और इतना खतरनाक अम्ल है वो अपने स्टोमक में बनता है और ये बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। HCl सबसे मजबूत या प्रबल अम्ल में से एक है। तो ध्यान से आप लोग इस सेशन को पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, एक मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? काफी आसान सवाल है, इतना हार्ड नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। सब लोग आंसर कर देंगे इसमें। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन? सो फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास 42। एक छोटी क्लास में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा भी इसका जवाब कर सकता है। 43 सही नहीं होगा, 45 भी सही नहीं होगा, 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अपने मनुष्य में। इनकी संख्या होती है 46, जिसमें अक्स प्लस अक्स 44 प्लस अक्स होते हैं वो आप लोगों के फीमेल में होता है, और 44 प्लस XY होता है वो आप लोगों के मेल में होता है। तो आप लोगों के एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, बहुत बार एग्जामों में आता है। तो ओनली फॉर डिपेंडेंट करता है Y क्रोमोसोम्स पर कि लड़का होगा या लड़की। अक्स लड़कियों के लक्षणों का द्योतक है, जबकि XY लड़कों के लक्षणों का द्योतक है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, लसिकाणु किससे बनते हैं? यानी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्मेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आप लोग भी एग्जाम देखने जाएंगे उसमें पूरी गुंजाइश यहां से बनी रहेगी। तो लसिकाणु किससे बनते हैं? लिम्फोसाइट्स आर फॉर्मेड इन। पहला ऑप्शन है थाइमस। तो थाइमस तो गलत आंसर हो गया बच्चा। थाइमस तो आप लोगों को ध्यान है कि एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, जिससे थाइमोलिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे थाइमोलिन हार्मोन रिलीज होता है। और जो थाइमोलिन हार्मोन है वो आप लोगों में इम्यूनिटी पावर को बनाता है या इम्यून
पावर पर काम करता है। यकृत, लीवर आप लोगों को पता है, गलत आंसर हो जाएगा, यकृत इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा, एकदम सही जवाब जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो। बोन मेरो होती है आप लोगों की हड्डी के अंदर पाया जाने वाले तरल भाग को आप लोग क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। हड्डियों के अंदर एक तरल भाग पाया जाता है जिसको आप लोग हिंदी में अस्थि मज्जा कह सकते हैं और आप इंग्लिश में उसको बोन मेरो के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों का बोन है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को आप लोग कहते हैं बोन मेरो, और इस बोन मेरो में हम लोगों की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से आप लोग सेशन को पढ़िएगा। और अच्छा, यदि आप लोगों को लग रहा है तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच रख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चा, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का आप लोगों के, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आप लोगों के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। सेशन थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और पुराने एग्जाम जितने भी आप लोग देखे हैं तो उनमें भी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, और आगे आप लोग कोई एग्जाम देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। गुंजाइश पूरी बनी रहेगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके के सेशन और भी आप लोगों के बीच लेकर आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हम आप लोगों के बीच इस प्रकार का और एक सेशन लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें, तब तक एंजॉय करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।